गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप सभी मेरे साथ जुड़कर मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न क्या अभ्यास करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और क्वेश्चन बनाते चलिए। बच्चों, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। और बच्चों, ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न आज मैथ्स के हैं वे सभी के सभी एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप सब पहला अपना बेस्ट प्रयास करिएगा बनाने का, ना बने तो सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। और इस क्वेश्चन को हर बच्चा चाहे तो बना ही सकता है। आप लोग जल्दी से बनाइए और बन जाए तो बच्चों कुछ कमेंट भी कर दिया करिए, है ना। ऐसा क्या हो जाता है इसमें, कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ होता ही नहीं है, मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई। बच्चों एक चीज़ याद रखो थोड़ा सा, देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझा देता हूँ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को भी जानना ज़रूरी है बच्चों, रटने से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। x + 1/x = 4। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो बराबर ही है ना, सेम ही। बच्चों स्क्वायर पूछा है, x² + 1/x²। स्क्वायर लाने के लिए आप क्या करो ना, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर जब भी लगाएंगे तो दोनों तरफ, ये बात याद रखें। जो भी काम करना है वो दोनों तरफ होता है बच्चों इक्वेशन में। तो a + b के होल स्क्वायर पीछे तोड़ दो, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 1/x, और ये किसके बराबर, 16 के बराबर, राइट। x कट जाएगा। आपसे पूछा था x² + 1/x² का वैल्यू, इस 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो 16 - 2 आंसर हो जाएगा बच्चों 14। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, जब कभी भी कुछ ऐसा मिले, सपोज करो x + 1/x बराबर दिया हुआ है a, ठीक है, और आपसे पूछे x² + 1/x², ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना, राइट साइड में जो वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर करके -2 कर देना, ठीक है। सपोज करिए इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 चढ़ जाएगा, x4 + 1/x4 हो जाएगा। यदि ये पूछे तो क्या करेंगे, फिर वही काम, जो रिजल्ट आया इससे पहले उस रिजल्ट का आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे और फिर से -2 कर देना, यही तो करना है। यदि फिर पावर, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 + 1/x पे पावर 8 होगा या नहीं। इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे बच्चों, फिर जो रिजल्ट आया इससे पहले उसका स्क्वायर कर लोगे, यानी a² - 2 है ना, का स्क्वायर -2, ये वैल्यू आया था, और इसका स्क्वायर करके फिर क्या करेंगे, -2 कर देंगे। तो शायद आप सीरीज़ को समझ गए होंगे, है ना बच्चों। बस इस बात को आपको याद रखना है, और जब भी सवाल दे तो इसी पैटर्न पर फटाफट बनाओ। जैसे यहाँ देखो x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4, आपसे क्या पूछा, स्क्वायर, तो एक ही बार स्क्वायर करना है, तो बस एक ही बार आप काम करो, 4 का स्क्वायर -2 कर लो, तो 16 - 2 यानी 14। तो इतनी सी बात याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी आप बना लेंगे, बस इतना सही फ़र्क होगा, है ना। चलिए फिर देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे। टोटल 350 अंडा है, यदि 12% अंडा सड़ी गया तो बचा कितना, तो कहोगे 88%। कितना परसेंट, 88% बचा। 0 से 0 काट दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से कटा दीजिए 44 बार में, और बच्चों 44 × 7 करो, 7 × 28, 7 × 28 बाकी 2, 7 × 28 2 30। आंसर कितना होना चाहिए, 308। वेरी सिंपल। अगला बनो। ये सभी के सभी बच्चों एग्जाम में पूछे गए एसएससी सीजीएल में। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा गया, कितना लीटर, 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, पात्र में कितना दूध है,
तो बच्चों शुरुआत में कितना लीटर दूध था? 40। जितना लीटर निकाला उस लीटर को भाग में बदल दो। हम आपसे पूछे 4 लीटर निकाला तो ये कितना भाग निकला? तो जितना निकला उसको ऊपर रखो और टोटल को हमेशा नीचे रखो। इसे सॉल्व करो तो कितना आया? 1/10। यानी 1/10 भाग निकल गया तो बचा कितना? तो घटा देना, बचा 9/10। तो 1/10 निकाला तो बचा कितना? 9/10। बच्चों ये प्रक्रिया कितना बार दोहराया? पहली बार तो लिखा कि वो किया ही, उसके बाद कहता है 2 बार और, तो हो गया 2 प्लस पहला बार 1 यानी 3 बार। तो जितना बार दोहराए उतना बार, इसे होल वैल्यू के नाम से जानो। इसे क्या कहते हैं बच्चों? होल वैल्यू। जितना बार दोहराए उतना बार गुणा कर दो। 3 बार दोहराया 3 बार गुणा कर देना बस, है ना। बस इसे सॉल्व कर लिया जाए बच्चों। 8 से कटेगा कितने बार में? 5 बार। सही है। 9 9 81 9 729 और कटेगा क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोले ओह सॉरी, 9/10 मैंने लिख दिया 9/8। सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। बचा 9/10 ना, तो 8 कैसे लिख दिए? सो सॉरी। सो चलिए कोई बात नहीं बच्चों, सुधार लेते हैं। गलतियां हर इंसान से हो ही सकता है। 9/10, 9/10 एंड 9/10, राइट। तो बच्चों 10 से ये कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। अब मुझे लगता है कि हम नहीं कटाएंगे, हम सीधा गुना कर लेंगे बच्चों। देखो 9 9 81, क्या इकाई अंक से आंसर आ जाएगा? देखते हैं। 9 9 81, 1 1 9 9 9 चौक 36, इकाई अंक 6 सिर्फ सी में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ भी आएगा ऊपर का वैल्यू बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, सीधी सी बात। और कटने वाला तो कुछ है ही नहीं है ना। गुणा करेंगे तो इकाई अंक 6 आना है, तय है, और 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो इकाई अंक से भी देखिए आंसर आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं बिना गुना भाग की, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कैलकुलेशन आप लोग अक्सर बनाते हैं, है ना। जब भी एक सेट आता है उसमें आप सभी को हम देते ही हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा तो इसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेना, बिना पेन चलाए। यदि पेन चलाए तो सबसे बड़ा गड़बड़ी होगी। जितने भी बच्चे सॉल्व करोगे बिना पेन छुए, प्लीज़ मत छुओ, मन ही मन सॉल्व करो। आ जाओ, ये दोनों जुटेगा, 13 बारे मिलकर कितना हो गया? 25। तो 25 से ये पूरा 25 कैंसिल, 0 वैल्यू इसका, है ना। तो 56 में 0 घटाइए, 56 ही रह गया। अब 40 माइनस 56 बराबर -16, -16 और माइनस पहले से लगाया तो माइनस माइनस प्लस, तो 30 + 16 बराबर कितना? आंसर हो जाएगा 46। आइए, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो बच्चों जैसे देखो, सब थोड़ा बना के दिखाते हैं बच्चों को। कुछ घन बनता हुआ दिखा बच्चों। इस घन में, है ना, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़ा गोला, सबसे बड़ा गोला। जब इसमें सबसे बड़ा गोला आप डालेंगे ना, तो आप यदि इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते तो आप इस चीज़ को रट लीजिए कि जब भी घन में सबसे बड़ा गोला, आप इमेजिन करो ना किस तरह का कोई डब्बा है, इसे बड़ा से बड़ा गोला जितना बड़ा आप रख सकते हैं मैक्सिमम। तो जब वो मैक्सिमम गोले को डालेंगे ना, तो वो गोला क्या करेगा? घन के चारों दीवार नहीं बल्कि 6 दीवार का स्पर्श करेगा, 6 का स्पर्श कर जाएगा। ऊपर को भी स्पर्श कर लेगा, नीचे को भी कर लेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर, 6 सरफेस को टच करेगा, 6 सरफेस को टच करेगा बच्चों, राइट। तो जब 6 सरफेस को टच करेगा, आप इमेजिन करके देख लो कि जब उसमें से कोई भी 2 दीवार, कोई भी 2 दीवार, जैसे ये वाला दीवार और ये दीवार, है ना, जैसे आप लंबाई खींचेंगे ना, तो वह लंबाई यानी घन की जो भुजा है वो उस गोले का व्यास के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? घन की भुजा गोले के व्यास के बराबर हो जाएगा। बच्चों इस बात को याद रखना, जब भी एक घन से बड़ा गोला निकालने की बात करें तो याद रखना घन की भुजा की लंबाई बराबर गोले का व्यास। यस, आपसे पूछा है गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, 4/3 पाई r3, r मतलब रेडियस। तो आप जानते हैं कि गोले का जो जो घन की भुजा है वो 21 सेंटीमीटर है। तो भुजा की जो लंबाई है वो व्यास की लंबाई के बराबर हुआ। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2। r3 होता है, फॉर्मूला में क्या होता है? 4/3 पाई r3,
आर मतलब 3 बार गुणा करना, 21/2 गुणा 21/2 और गुणा 21/2, बस दैट्स ऑल बच्चों। 7 21 साफ हो गया, 2 दूनी 4 और 2 से कटा दीजिए 11 बार। क्या इकाई अंक से काम चल रहा है? नहीं। 21 का स्क्वायर बच्चों 441 गुणा 11 कर दिया जाए, 11 कहीं 11, 11 चौके 44 और 1 45, 1 के बाद 5 है कहीं पे, ओहो, बाकी 4 के 44 4 48, 4851 बच्चों आंसर सी नंबर है ना। तो सवाल में बस एक ही चीज़ सबसे बड़ी बात क्या समझना था कि घन की भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ पे गोले का व्यास, है ना। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 9वां 10वां में, ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आप लोगों को? कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है बताइए, बोलिए। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन इंटू साइन बी, होता है या नहीं? यहाँ जस्ट उल्टा दिख रहा है आपको, साइन पहले हो गया कॉस बाद हो गया, तो जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जिसे आप लिख सकते हैं कॉस 25 इंटू कॉस 65 लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए बाद में, तो जो समझदार बच्चा उसको दिख रहा होगा उत्तर क्या होगा, है ना। और बीच में क्या हो जाएगा प्लस साइन 25 इंटू क्या बच्चों, साइन 65 नहीं, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, दैट इज व्हाट कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी। तो 25 प्लस 65 दैट इज 90, कितना 90, और कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, कॉस 90 दैट इज बच्चों 0, तो आंसर क्या हो गया 0, सिंपल था। ये देखो बच्चों आपका ज्योमेट्री, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर और AD बराबर 15 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई क्या है? ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं तो हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चों। जिस चीज़ की आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ऑपरेट ही नहीं किया है मैंने उस चीज़ को, है ना, ऑपरेट नहीं किया है, कोई बात नहीं, ये रहा, कुछ ऐसा ही बनाना था हमको, ठीक है। चलिए बच्चों समझने के लिए टेरा मेरा पे गौर नहीं करना, ठीक है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है तो भी मान लीजिए कर रहा है, सीधी सी बात है। ABCD यहाँ तो कर ही रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ले लीजिए यहाँ पे भी करा दिया, यहाँ भी करा दिया, है ना। चतुर्भुज की चारों भुजाओं को वृत्त स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। और क्या क्या लंबाई दे रखी है, AB कितना है बच्चों 18, ये टोटल कितना है 18, BC कितना दिया 21, DC कितना है, DC पूछ ही रहा है, CD की लंबाई पूछ रहा है, और AD कितना है, राइट। यहाँ पर हम थोड़ा सा थ्योरी भी समझा देते हैं बच्चों को कि आखिर कैसे होता है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे देखो बच्चों, ये एक सर्कल है, ठीक है, समझिएगा बात, और ये एक पॉइंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए बच्चों, पॉइंट। वृत्त से बाहर कोई बिंदु लीजिए और इस बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा खींचिए, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा हम ऐसे खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हुआ और एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का मतलब वो वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ स्पर्श कर लिया और यहाँ स्पर्श कर लिया, इसका नाम O दे दे, और यहाँ A पर स्पर्श किया और यहाँ B पे स्पर्श किया। तो बच्चों ये दोनों लंबाई जो होता है ना वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरी है, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। ये थ्योरी को याद रखना कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। बच्चों ये थ्योरी लगाते हैं, आ जाओ समझो कि ये वृत्त है, समझो क्या है ही वृत्त, ठीक है। वृत्त से बाहर ये बिंदु है ना, क्या ये बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं नहीं है क्या, है ना। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई यदि हम x माने तो ये भी कितना होना चाहिए, x। ठीक उसी तरह ये बिंदु वृत्त के बाहर, यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा है या नहीं है, इसका मतलब बच्चों ये यदि y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कन्फर्म। ठीक उसी तरह यदि ये z होगा तो ये भी z होगा, और ये w होगा तो ये भी w हो जाएगा, वेरी सिंपल। आप देखो तो AB प्लस DC, AB प्लस DC करिए तो कितना होता है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, बोलिए ये टोटल लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ x तो यहाँ से यहाँ y, ये टोटल कितना x प्लस वाई,
ए बी की लंबाई कितना, एक्स प्लस वाई, ए बी की लंबाई एक्स प्लस वाई, और डी सी की लंबाई कितना, डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस, और दोनों को जोड़ दिए तो ये मिला। अब ये लंबाई और ये लंबाई कितना, तो आप कहेंगे वाई प्लस जेड, और ये लंबाई कितना, तो आप कहेंगे एक्स प्लस जेड, तो ये लंबाई कितना, आप कहेंगे एक्स प्लस डब्ल्यू, कहेंगे ना, और ये लंबाई कितना, तो आप कहेंगे वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमने जोड़ा एक साथ, और फिर इसकी लंबाई एक साथ जोड़ा। क्या ये दोनों बराबर है, देखिए तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, दोनों तो बराबर है। तो जब भी बच्चों ऐसा फिगर बने तो दिमाग में याद रखना, ये लंबाई का योग प्लस ये आमने सामने की लंबाई का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसकी लंबाई का योग इसकी लंबाई के योग की क्या होता है, बराबर होता है, वेरी सिंपल। तो अब 3 तो दिया हुआ, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इस दोनों की लंबाई दैट इज 18, और यहाँ से यहाँ की लंबाई सपोज करिए आप कुछ भी मान लेते हैं, माना ये समझाने के लिए पूरा लिखे हैं बच्चों, बाद बाकी डायरेक्ट जानोगे तो तुरंत कर लोगे। 18 प्लस m बराबर, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की लंबाई हमने m मान लिया, ठीक है। और फिर ये दोनों का योग 15 प्लस 21 बराबर कितना होगा, 15 प्लस 21, तो x का मान कितना होगा, 15 प्लस 21 मिलकर 36, और 36 में 18 घटा, दैट इज आंसर भी 18 ही ना, दैट्स ऑल। क्या समझे बच्चों, समझे तो कमेंट वमेंट करना कुछ, यार कुछ कमेंट नहीं करता है, एक आगो बच्चा कमेंट करता है खाली ऐसे प्रणाम से, ये कौन सा कमेंट है। निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय देश 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 देश, दो तो इक्वेशन लिया बच्चों। आपके पास 2 समीकरण देखो, एक ये और एक ये, कहता है इसके असंख्य हल प्राप्त होते हैं। बच्चों पहले थ्योरी इसके पीछे जानना पड़ेगा तब काम बनेगा। देखो यदि एक इक्वेशन इस तरह से हो a1x प्लस बच्चों b1y, है ना, और एक कांस्टेंट हो मान लो c1, और ये किसके बराबर, 0। मान लो एक समीकरण मैंने जनरल फॉर्म में ऐसा मान लिया बच्चों, एक x का कोफिशिएंट होगा, एक y का कुछ कोफिशिएंट होगा, और एक xy से इंडिपेंडेंट यानी कांस्टेंट होगा। और एक दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं a2x और b2y और c2, है ना, बराबर 0। ये 2 समीकरण एक जनरल फॉर्म हमने ले लिया बच्चों। 2 समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो 3 कंडीशन आते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि उसका एक भी हल नहीं होगा, कभी ऐसा होगा कि उसका एक और केवल एक हल होगा, और कभी ऐसा होगा कि उसके अनगिनत हल होंगे बच्चों। 3 कंडीशन है। आपको किस कंडीशन से सवाल पूछ लिया, असंख्य यानी इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन कब होता है बच्चों, इसके लिए कंडीशन है, याद रखना, जब a1 बटे a2 बराबर हो जाता है b1 बटे b2, और ये बराबर हो जाता है c1 बटे c2। यानी जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, दोनों समीकरण का x का कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों ही समीकरण के y के कोफिशिएंट का रेशियो, और कांस्टेंट का रेशियो आपस में सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए बच्चों, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। इस बात को याद रखिए, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं बच्चों। तो आप इसमें से कोई भी 2, पहले तो जो चीज़ पूछा है उसको तो लेना ही, आपसे किसका वैल्यू पूछा है, m का, तो m वाला तो लेना ही लेना। m कहाँ है, y के साथ जुड़ा है, तो m वाला तो हर हाल में लीजिएगा, है ना। तो m वाला सबसे पहले ही ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ m का कोफिशिएंट क्या है, y, सॉरी m का तो वैल्यू निकालना, y का कोफिशिएंट क्या है, m, y का कोफिशिएंट m, तो इसमें भी y का ही कोफिशिएंट लेना पड़ेगा 299, है ना। जो लेंगे बच्चों उसका एक साथ, है ना। y को कोफिशिएंट लिए तो y एक साथ, x का लिए तो x एक साथ, ठीक है, और उसका रेशियो तो m बटे 299, मैंने y का कोफिशिएंट ले लिया। अब इसको किसी के बराबर कर लीजिए, या तो x के बराबर कर लीजिए या तो कांस्टेंट के बराबर कर लीजिए। तो x के बराबर ही कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 17, तो उसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 23, आपस में बराबर कर लीजिए। 23 से शायद कटेगा, 23 इकाएँ 23, 23 दूनी 23 तिया 69 ना। तो m का मान बच्चों 13 गुणा 17 कर लो, 13 सत्ते 51, 13 13 9 22 है 221। आंसर इज बी फॉर बिहार। और बच्चों ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन आगे जब बिहार एसएससी का परीक्षा होगा तो उस समय ये सब क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बट टाइम देखेंगे बड़ी बस कोई बात नहीं। 3 वर्ष में
3 वर्ष में 8,000 रुपये पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या है, जबकि R1 इज ग्रेटर देन R2। बड़ा बढ़िया सवाल बच्चों। 3 वर्ष का SI का अंतर पूछ रहा है, राशि दिया है 8,000, कितना दिया है? तो आप बताओ, मान लिया जब पहला जो है वो बैंक R1 दे रहा है और दूसरा बैंक R2, यही कह भी रहा है, तो 3 साल में पहला बैंक से आपको ब्याज मिलेगा 3R1% मिलेगा कि नहीं, और दूसरे बैंक से मिलेगा 3R2% मिलेगा कि नहीं। और इसी दोनों का आपसे क्या पूछा है, अंतर पूछा, तो मूलधन का ये निकाल दीजिए। दोनों ब्याज का अंतर तो प्रतिशत में इतना ही ना, तो मूलधन का इतना % निकाल दीजिए। तो बेहतर होगा बच्चों 3 कॉमन ले लीजिए, और 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 माइनस R2%। जैसे % हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये अंतर दिया हुआ है, कितना अंतर दिया हुआ है 800 के बराबर 800 कर लो बच्चों। 00 से 00 मारो, 80 से कटा दो कितने बार में, 10 बार में। तो R1 माइनस R2 बराबर 10/3, कितना बच्चों 10/, R1 माइनस R2 दोनों ब्याज दरों का अंतर ही तो निकल गया 10/3। 10/3 मतलब 3.1/3, वेरी सिंपल। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो औसत निकालने के लिए पहले इन सभी का योग पता करेंगे। तो 5 प्राकृतिक संख्या घनों का औसत मतलब समझ रहे हो ना, 1Q 2Q इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक 5Q। इसका योग का फॉर्मूला बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला याद रखना, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये योग का फॉर्मूला होता है बच्चों। बेटा n कहाँ तक गया 5 तक, 5 × n+1 दैट इज 6 बटे कितना 2, और इसका स्क्वायर, और इसमें डिवाइड मार दो जितना संख्या टोटल 5 है, 5 से भाग लगा दो, बस इसे सॉल्व कर लो। 2 तिया 6, तो 5 तिया 15 × 15 बटे 1/5, तो 5 से कटा दो बच्चों 3 बार में, 15 तिया 45 आंसर होना चाहिए 45। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों क्या कर रहा है, त्रिभुज PQR में PQ इज इक्वल टू QR है, और त्रिभुज PQR में O इस प्रकार से एक अंतः बिंदु है कि त्रिभुज OPR इज इक्वल टू कोण OPR इज इक्वल टू कोण ORP है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है बच्चों। एक त्रिभुज की बात किया गया है बच्चों, एक त्रिभुज बना लो पहले। ये समझो एक त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है। त्रिभुज का नाम है PQR, P Q और R, ठीक है। इसमें कहता है PQ बराबर QR, PQ बराबर क्या हो गया बच्चों QR हो गया। त्रिभुज PQR में O इस प्रकार से एक अंतः बिंदु, O क्या है, एक अंतः बिंदु है, मतलब इसके अंदर में क्या है अंतः बिंदु, इसके अंदर में क्या है बच्चों एक अंतः बिंदु है जिसका नाम क्या है O, ठीक है। अब कहता है कोण OPR, कोण OPR, कोण OPR ये कोण, और कोण ORP और ये कोण, ये दोनों ही कोण आपस में क्या कर रहा है बच्चों बराबर, मतलब ये थीटा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा थीटा ही हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों यहाँ से जरा गौर करो, ये 2 भुजा आपस में क्या है बराबर, तो जब 2 भुजा बराबर होता है तो वो दोनों बराबर भुजा तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाता है वो कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। अच्छा, यदि ये कोण और ये कोण बराबर है, गौर करिएगा यहाँ पे, यदि ये पूरा कोण क्योंकि ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण भी बराबर होना चाहिए। यदि इतना सा दोनों थीटा थीटा है तो कंफर्म है कि ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा बराबर ही होना चाहिए, यानी इसको हम अल्फा कहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा ही होना चाहिए कि नहीं, राइट। अब इतना सा निर्णय के बाद, मतलब इसके बाद हम लोग को निर्णय लेना है। पहला कहता है कि क्या त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज POR समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बच्चों जब 2 एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर भी हो रहा है।
तो निश्चित रूप से कोण POR हमारा क्या हो रहा है, समद्विबाहु। दो भुजा बराबर है तो वो दो भुजा के साथ जो तीसरी भुजा के साथ कोण बनाते हैं वो दोनों कोण भी बराबर होता है, और ये दो कोण बराबर है इसका मतलब ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दो भुजा बराबर है इसका मतलब POR क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। पहला तो सही हो गया। O बिंदु त्रिभुज PQR का केंद्रक है, ये केंद्रक है। केंद्रक का मतलब, केंद्रक किसको कहते हैं, माध्यिका का मिलान बिंदु केंद्रक कहलाता है ना। माध्यिका, माध्यिका किसको कहते हैं, कोण समद्विभाजक, है ना। कोण समद्विभाजक का मिलान बिंदु क्या कहलाता है, माध्यिका, और माध्यिका का मिलान बिंदु क्या होता है, केंद्रक होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अल्फा और थीटा ये बराबर है, कैसे बराबर हो, ये कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों जो है एंगल आपस में बराबर है, नहीं कह सकते। ये कंप्लीट इतना सा एंगल और इतना सा एंगल बराबर था, ये और ये बराबर हो गया, तो ये और ये भी बराबर हो रहा है, लेकिन ये पूरा एंगल हमारा बीचों बीच डिवाइड हो रहा है, ये कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये तो हमें दिख ही नहीं रहा कि ये दोनों एंगल बराबर, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब कोण समद्विभाजक नहीं है ये, और कोण समद्विभाजक नहीं है इसका मतलब ये केंद्रक नहीं हो सकता, इसका मतलब दूसरा गलत हो गया। नहीं, त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO, चलिए मिला देते हैं, त्रिभुज PQO और त्रिभुज RQO, और त्रिभुज RQO, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। बच्चों गौर करो, इस दोनों त्रिभुज को देखो तो सर्वांग सम हो रहा है। सबसे पहली बात, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, दो त्रिभुज का एक भुजा बराबर दिखा, दोनों का भुजा बराबर हुआ। साथ ही साथ ये भुजा के बराबर हो रहा है, तो दो त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और उस दोनों भुजा के बीच का कोण ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। नहीं, यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो जाए और दो भुजा के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। नहीं, यानी ये तीसरी बात बच्चों बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी आंसर बी फॉर बिहार, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन के, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर इतना में बेचा जाता है, मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य बताओ कितना है। वाह, 87500 है ना, इतना में बेचा, कब, 44% का डिस्काउंट देने के बाद। तो 44% डिस्काउंट का मतलब बचा कितना, बचा बच्चों कितना, 56%। तो 56/100 उल्टा गुना कर देना होगा, 100/56 होल वैल्यू का उल्टा, तो अंकित मूल्य पे चले जाए। नहीं तो इसको यदि ये क्या है हमारा 87500 है ना, 875, ये 5 है बच्चों ध्यान रखें, 87500। बच्चों इसको मैं 8 गुना 7 समझ लूँ 56 को, तो 8 से जानते हैं 3 जीरो साफ हो जाता है, लास्ट में 3 जीरो, इसका मतलब 8 से कटेगा, इसकी गारंटी है, कटेगा कि नहीं। बचा 7 है ना, बचा क्या, तो ये तो तय है कि 7 से जीरो अब कटने वाला है नहीं, तो लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए, आंसर डी जाना चाहिए। क्या इस तरीके से अनुमान नहीं लगा सकता मैं कि जैसे जिस संख्या के अंत में कम से कम 3 जीरो, वो 8 से कन्फर्म कटेगा, कटेगा कि नहीं। आप 1000 में 8 से डिवाइड करिए, पक्का कटेगा, नहीं कटेगा, पक्का कटेगा। तो 3 जीरो है तो समझिए 8 से तो कटना ही कटना है, तो बच गया 7, तो 3 जीरो कट गया तो बचा क्या, 1 जीरो तो अभी भी बचा हुआ है, तो 1 जीरो हर हाल में बचा हुआ रहना चाहिए। 1 जीरो किस में दिख रहा है, डी में। बाद में क्या आप इसे सॉल्व कर लो, देखो वही उत्तर आएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य, गजब है भाई, लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो कन्फर्म 4 से डिवाइड होगा। वाह देखो, ये सवाल देखिए क्या कर रहा है बच्चों। एक आयताकार पार्क है जो 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। चलो ये रहा तुम्हारा एक आयताकार पार्क, समझो टेढ़ा बन गया लगता है, कोई बात नहीं, बन जाए तो बन जाए। एक आयताकार पार्क है समझो बच्चों, है ना, और क्या कर रहा है, 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है। तो 1 मीटर चौड़ा यहाँ क्या है, रास्ता चल रहा है, तो कुछ रास्ता ऐसा होगा, रास्ता ऐसा बन रहा होगा, नहीं 1 मीटर चौड़ा रास्ता। और बच्चों इसकी लंबाई कितना बता रहा है, 120 मीटर, और चौड़ा कितना है, 104 मीटर, ठीक है। और ये 1 मीटर चौड़ा है, ये कितना है, 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे
रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चार दीवारी के साथ, बाहरी किनारा तो यही हुआ ना, यदि ये रास्ता हुआ तो रास्ता का ये हुआ आंतरिक किनारा और ये हुआ बाहरी किनारा, है ना, ये किनारा की बात हो रहा है, ये किनारा। रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चार दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को, रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफ़ेद रेखा पोती जानी है। इस पर क्या करना है, इस पर एक लाइन खींचना है। क्या करना है, लाइन। बीच बीच में रोड पे नहीं देखते हैं वाइट वाइट करके खींचता है, तो एक लाइन खींचना है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफ़ेद रेखा पोतने पर 2.5 रुपये का खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई बच्चों, अंदर का जो इसको जो पोतना है तो इसका टोटल हमें परिमाप चाहिए, उसकी टोटल लंबाई चाहिए। तो चलिए पता करते हैं कैसे। ये हमारा बाहरी जो माप है वो बाहरी माप कितना 120 है, ठीक है। तो ये वाला आंतरिक माप कितना होगा, तो बच्चों देखो ये जो रास्ता है ये 1 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 1 मीटर होगा। तो 1 और 1 मिलकर कितना 2, यानी 2 माइनस हो जाएगा। इधर से भी 1 कटा, इधर से भी 1 कटा, यानी 2 माइनस हो जाएगा, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 118। नहीं, ठीक उसी तरह इधर से भी 1 कटेगा और इधर से भी 1 कटेगा, तो 1 और 1 2 कटेगा, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 102। नहीं, तो बच्चों फाइनली ये जो अंदर में ये जो रास्ता दिख रहा है ये वाला लाइन, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब उसके चारों भुजाओं का योग। तो 118 प्लस 102 मिलकर कितना बच्चों 220, और 220 का दोगुना कर देते हैं, क्योंकि ये 118 तो ये भी 118, ये 102 तो ये भी 102। ये हो गया बच्चा टोटल लंबाई। ये टोटल लंबाई जब आप पता करेंगे 118 प्लस 102, ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी होता है कि नहीं होता है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l प्लस बी। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, 220 गुना 2 कितना, हाँ 240, यानी टोटल परिमाप कितना 240, 220 22 दूनी 44 में, सॉरी 22 दूनी 44, 440 टोटल परिमाप मिल गया बच्चों 440। और 1 मीटर पोतने का खर्चा है 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 का मतलब 5/2, 2 से कटा दीजिए ना, 22 बार में कट गया, तो 22 बचे 110, 22 बचे 1100 होना चाहिए। आंसर डी सही है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है ना, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है बच्चों। देखो एक ए बी और एक सी मान लेते हैं, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो 10% अधिक का मतलब ये 110 और ये कितना बच्चों 125। ये कितना 125, 25% अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और इन दोनों संख्या का अनुपात पूछा, इस दोनों का रेशियो बता दीजिए। कटेगा 5 से 22 बार में और 5 से, तो 22:25 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है। 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात कितना है बच्चों 7:4। उनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 3:1। यदि प्रत्येक 4800 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो तो इसका इनकम 7 है, खर्चा 3 किया तो बचाए कितना 7 में 3 घटाएंगे 4, और यहाँ कितना बचाया 3। क्या दोनों का बचत रेशियो में समान है, नहीं है। समान करने की कोशिश करो। तो जब समान ना हो तो क्या करना है, क्योंकि देखो दोनों का बचत रुपया में समान है ना, तो तुरंत पता करना चाहिए रेशियो में समान है या नहीं है। तो देखो क्या करना, इसके अंतर को यहाँ गुना कर देना और इसके अंतर को यहाँ गुना कर देना। इसका अंतर बच्चों 2 से गुना करो, 2 7 14, 2 चौके 8, और इसका अंतर है बच्चों 3 से गुना करो, 3 3 9, 3 का। अब देखो तो 14 से 9 हो गया, बचा कितना, तो कहेंगे आप 5, और इधर भी कितना 5, तो कहेंगे रेशियो में 5 का बचत, जबकि रुपया में बच्चों 4800 की बचत। 5 से कटाएंगे 5 9 45, 3 5 36, 960। रेशियो 1 का मान 960 है ना। आपसे पूछा उनकी मासिक आय का योग बताओ, तो रेशियो में उनका मासिक आय का योग कितना 14 8 22, तो 22 का वैल्यू बता दीजिए। 22 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 22 गुना 960, 22 गुना 960, 6 दोनों इकाई 2 कहीं दिख रहा है क्या बच्चों, और 2 जगह है, तो कोई बात नहीं। 22 गुना 96 कर दिया जाए क्या, 96 गुना 22 कर दीजिए। 2 6 के 12, 2 9 18 19, 2 9 और 1, 2 9 2 11, 9 1 10 1 11, 21 12 20 कहीं है बच्चों, यानी बिहार ना, बी नंबर आंसर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो अगला देखो क्या करें। ए बी सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात इतना 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 है और उनके लाभ का अनुपात इतना दिया हो। ए बी सी के निवेश का अनुपात। बच्चों याद रखना, जब कभी भी पूंजी और समय दोनों डिफरेंट होता है तो याद रखना पूंजी गुणा समय, पूंजी, ये देखो पूंजी गुणा समय बराबर होता है लाभ का रेशियो।
पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है? लाभ। आपसे निवेश यानी पूंजी का निवेश पूछा है ना, तो पूंजी बराबर क्या होगा? लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। तो लाभ का रेशियो दिया हुआ है 4, पहले का लाभ 4 और उसका समय कितना था? 3, 4 बटे 3। दूसरे का लाभ है 3 बच्चों और उसका समय कितना दिया है? 2, है ना। आपसे पूंजी का रेशियो पूछा है ना, तो पूंजी बराबर क्या होगा? लाभ बटे समय, लाभ बटे समय करते जाओ। और तीसरे का लाभ कितना है बच्चों? 14 और उसका देखो समय कितना है? 2। इन सभी का रेशियो निकाल दो, कहानी खत्म। 2 सते 14 कटा दो, एलसीएम 6 आ रहा है, 6 से समय गुणा कर दो। 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 चौके 8। यहाँ 6 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, 3 तिया 9 और यहाँ 6 से गुणा करेंगे 6 सते 42। लगता है कहीं गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ कर दिया? 14 बटे, हाँ 14 बटे 7 था ना, सॉरी 7। अब तो यहाँ 2 हो जाएगा ना बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 6 आया था, 6 ने 12 आ जाएगा, लगता है 12 हो जाएगा। 8:9:12 होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना कि कैसे हम पूंजी का रेशियो निकाले हैं, लाभ बटे समय, लाभ बटे समय करके, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रही है तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है? 2 हमें लग रहा है बच्चों इसको एस्टिमेट करके बना लें क्या? 4.5 को लगभग 5 मान लें। तो बच्चों मान लो कि वो दूरी कितना है ना, आपसे दूरी पूछा है ना, मान लेते दूरी क्या है? x है। ठीक है, तो जब धारा के साथ चलेगा तो दोनों चल जुटेगा। इसको 5 मान के चलिए, तो 10 5 15 की चाल से, और जब अपोजिट आएगा तो 10 में 5 गया 5 और टोटल टाइम कर रहे हैं 2। एलसीएम 15, x + 3x बराबर कितना बच्चों? 2, है ना। तो 3 1 4, 3 1 4x बटे 15 बराबर 2। सही है ना बच्चों? 2 दूनी 4x का मान आ गया तुम्हारा 15 बटे 2। 15 बटे 2 मतलब 7.5, 7 पॉइंट समथिंग यानी सी नंबर आंसर जाना चाहिए। एस्टिमेट कर लें, एग्जैक्ट मान लेने में थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन टफ हो जाए, कैलकुलेशन टफ हो सकता है, इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसमें। और सबसे बढ़िया है कि देखो ऑप्शन भी ना एकदम क्लोज नहीं है। यदि 7 पॉइंट समथिंग देता, हाँ ना, एकदम क्लोज ऑप्शन करता तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता था। बहुत ज़्यादा रेंज दिया हुआ है इसलिए आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1681 का वर्गमूल होता है बच्चों कितना? 41, और 41 में फिर से 8 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल 7 आंसर होना चाहिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। r कितना बार गुणा दिख रहा है? 2 बार। ये तो कांस्टेंट है, 4π क्या है? कांस्टेंट। r 2 बार गुणा है, तो जब भी जैसे r में परिवर्तन किया उसने त्रिज्या में परिवर्तन किया, और जिसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में r 2 बार गुणा है, तो ये भी फॉर्मूला सेट कर देना चाहिए। नहीं, क्या करना चाहिए? ये भी फॉर्मूला -48 और प्लस माइनस प्लस ना, 48 गुना 48 बटे क्या बच्चों? 100। सही है। 48 मिलके कितना? -96 और प्लस 48 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 और 25 में 2 गया 2304। तो घटा दीजिए ना, 2 अंक के बाद दशमलव ना, तो बच्चों कितना? 6 में 3 गया 3, तो 72.96 कुछ आना चाहिए। यस, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। घटा लो, दैट्स ऑल। तो ये थे बच्चों आप सभी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी के सभी बच्चों एग्जाम के पूछे गए प्रश्न थे। तो आप सभी को कैसा लगा सॉल्यूशन जरूर कमेंट करिए, लाइक तो करना नहीं भूलिएगा, और पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू सो मच।